Thank you very much, Dr. Maria. So nice of you. And I hope the presentation would be very beneficial for our all doctors, my colleagues, and उसमें जो juniors and seniors हैं सबके लिए मैं चाहूँगा कि मैं एक कुछ बहुत इसको easy करके बताऊँ चीज़ों को so that it should be crystal clear for everyone कि psoriasis है क्या. But before I start my presentation, एक तो थोड़ा सा इस बार ये है कि हमारी कुछ पिक्स वी डोंट हैव प्लेंटी ऑफ पिक्स, हमारी ज्यादा नहीं है हमारे पास इस प्रेजेंटेशन के अंदर. फ्यू पिक्स आर देयर, तो इसलिए उस सेंस में मैं आपको ना पहले थोड़ा सा अबाउट कोई 5 मिनट्स का एक इन ब्रीफ एक इन नटशेल बताना चाहूंगा कि सोराइसिस होता क्या है. जस्ट फॉर एक बिगनर्स के लिए भी, जो यंग बच्चे हैं, यंग डॉक्टर्स हैं, वो भी जरा उसमें पता चल जाए उनको, और जो लोग समझना चाहते हैं इसमें डिटेल्स, वो बाकी हम पिक्स थोड़ा सा शेयर करेंगे लेटर. मगर अभी पहले मैं चाहूंगा कि मैं आपको जस्ट सिंपली बताना चाहूंगा सोराइसिस. तो सोराइसिस क्या चीज है? इट्स एन इन्फ्लेमेटरी कंडीशन ऑफ स्किन, एक इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्किन है जिसके रीजंस जो हैं, एज यू नो, आप कह सकते हैं इसको कि इट कुड बी जेनेटिक रीजंस के अंदर जो आता है, इट कुड बी जेनेटिक, और इट कुड बी अगर ऑटोइम्यून. तो या तो जेनेटिकली आपको सोराइसिस आ रही है, वो हम आगे भी डिस्कस करेंगे इसको, या फिर ऑटोइम्यून डिजीज है. ऑटोइम्यून का मतलब है कि जी आपकी बॉडी की हाइपर सेंसिटिविटी डेवलप हो गई है, आपका ऑटोइम्यून डिजीज है, आपके बॉडी के अपने सेल्स उसके अगेंस्ट जाके वर्क करना शुरू कर दिया है. यानी कि आपके जो हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ द सेल्स है, मेनली द टी सेल्स, जो टी सेल्स होते हैं आपके व्हाइट ब्लड सेल्स में टी और बी सेल्स होते हैं. मैक्सिमम आर द टी सेल्स जो 80% होते हैं, बी सेल्स 20% होते हैं. तो जो मैक्सिमम ऑफ द सेल्स हैं वो टी सेल्स होते हैं. तो इट इज हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ द टी सेल्स होती है एक, जिसमें अननोन रीजन की वजह से ये हाइपर सेंसिटिविटी स्टार्ट होती है, जिसकी वजह से देयर इज प्रोडक्शन ऑफ एन एंटीजन. वहां पर एक एंटीजन प्रोड्यूस होता है बिकॉज ऑफ द हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ द टी सेल्स. जो हाइपर इम्यूनाइजेशन आप समझ लें कि इम्यूनिटी आपकी ज्यादा उसमें हो जाती है, तो जिससे वहां पर क्या डेवलप होता है, आपका इंटरलूकिन 17. दिस इज एन एंटीजन, जो एक कहते हैं ना किसी एक जड़ किसी चीज की, समझे एक पौधा या दरख्त है, उसकी आप कहते हैं जड़ हमें है, तो वो जड़ इसकी जौन सी है, दैट इज इंटरलूकिन 17, जो लेटेस्ट रिसर्चेस के अंदर इसमें आया है. और दैट इज वो इंटरलूकिन 17 है जो आगे फर्दर इसको इन्फ्लेमेशन कॉज करता है. इसमें आगे फर्दर जो सोराइसिस की सारी रीजनिंग आती है, जो डायलेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स है, स्केलिंग है, हाइपरकेराटिनाइजेशन आ रही है, वो सारा कुछ ये वहां पर से देन इट स्टार्ट्स फ्रॉम आफ्टर द इंटरलूकिन. सो दिस इज द पॉइंट जो हम बाद में आएंगे कि हमने कैसे इसको स्टॉप कर सकते हैं, क्या क्या चीजें कर सकते हैं. तो ये तो मैं जनरली आपको बताया कि सोराइसिस का रीजन क्या होता है. सो दो रीजन जैसे हमने बोले, पहला हमने कहा फर्स्ट रीजन इज फ्रॉम जेनेटिक्स. तो उसमें क्या आता है, वी डेफिनेटली आज द पेरेंट्स हिस्ट्री लेते हैं पेशेंट से कि आपके पेरेंट्स में किसी को था. अगर तो पेरेंट्स में था, एक को था या दोनों को था, दोनों में है, तो बहुत चांसेस है, मोर देन 50% चांसेस देयर कि इट्स गोइंग टू कम इनटू योर चिल्ड्रन. अगर एक पेरेंट को दूसरे को नहीं है, देन इट इज अराउंड 20 to 25% चांसेस कि इट मे कम अगेन. फाइनली अगर वहां पर किसी को, दोनों में से किसी को भी नहीं है, तो इवन देन सोराइसिस कैन कम अप एज एन ऑटोइम्यून डिजीज. ठीक है, ये तो हो गया सोराइसिस का. अब सोराइसिस की पहले कहूंगा प्रेजेंटेशन होती क्या है, सोराइसिस कैसे आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं दूसरी चीजों से. बिफोर वी कम ऑन टू आवर स्लाइड्स, अभी मैं उन स्लाइड्स की तरफ नहीं जा रहा, मैं आपको जनरली मेरी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, गौर से सुनिएगा. तो सोराइसिस में सबसे पहले हम कहते हैं कि बॉडी के किस पार्ट्स के ऊपर सोराइसिस होती है. तो ये एक्सटेंसर्स, मेनली इट इज ऑन टू द एक्सटेंसर्स सर्विसेज ऑफ द बॉडी. यानी कि एक्सटेंसर्स आपको पता ही है, आपकी बॉडी के आर्म्स की एक्सटेंसर सर्विसेज, लेग्स की एक्सटेंसर बैक पे आती है, सर में जा सकती है. सो एक तो इन जगहों के ऊपर सोराइसिस मेनली होती है. फिर इसके ऊपर किस टाइप की सोराइसिस होती है, और उसके ऊपर सिम्टम्स क्या होते हैं सोराइसिस के, साइंस क्या होते हैं सोराइसिस के. तो वहां मैं सबसे पहले आना चाहूंगा. याद रखें, सबसे पहले इसमें स्केल्स बनते हैं, थिक फिश टाइप, मछली के चाने, मछली के जिसके ऊपर केस बड़े बड़े उतरते हैं, उस तरह वाला स्केल्स उतरेंगे. जिस्म पे से उतर रहे हैं, जमीन पे गिर रहे हैं स्केल्स. तो ये वो स्केल क्यों बनता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इसके बताना आपको. स्केल इससे बनता है क्योंकि आपके अंदर, मैंने को बताया था ना कि ऐसा इंफ्लेमेटरी प्रोसेस चल रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, आपकी जो स्किन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सुनिएगा प्लीज, कि जो स्किन है, इसमें जो सेल्स है हमारे,
बेजो डर्मो एपिडर्मल जंक्शन पे जो हमारे एपिडर्मिस और डर्मिस के दरमियान में एक जंक्शन है जहां से ये सेल्स ग्रो करते हैं रूटीन में। बेसल लेयर से सेल ग्रो करता है और स्किन की एपिडर्मिस की 5 लेयर से होता होता ऊपर से ये फ्लेक ऑफ हो जाता है, स्ट्रेटम कॉर्नियम से फ्लेक ऑफ हो जाता है। 28 डेज में हमारी स्किन रिन्यू हो जाती है। याद रखें, रफली एवरेज पे अराउंड 28 डेज में नॉर्मली सेल नीचे चला और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता बढ़ता ऊपर जाता जाता ऊपर से फ्लेक ऑफ हो गया। ये एक नॉर्मल है, जो अल्लाह ताला का एक निजाम है जिसमें हमारी स्किन चेंज होती रहती है, हेल्दी स्किन ऊपर आती जाती है। सोराइसिस में क्या होता है, ये वो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है जिसमें ये जो हमारा सेल्स का सिस्टम है चेंज ओवर होने का, ये बहुत रैपिड हो जाता है। जब रैपिड होता है तो ऊपर से स्लॉग ऑफ नहीं होता, वो उसकी पाइल जमनी शुरू हो जाती है, तहें जमनी शुरू हो जाती है उन्हीं स्केल्स की। जब वो तहें जमती है तो इतने बड़े बड़े स्केल बनते हैं कि जैसे मछली के ऊपर वो बन जाते हैं, उसके मछली फिश टाइप चाने जो बन जाते हैं, ये वो बनते हैं। तो स्केल तो इसकी वजह से बना, जो हाइपर केराटोसिस ऑफ द स्किन वहां पर स्टार्ट होगी, टेटनाइजेशन वहां पर आ जाती है। एक तो वो बन गया। सिल्वरी होते हैं, इनका सिल्वर कलर होता है। नीचे बेस इसकी कैसी होती है, याद रखें बेस हमेशा रेड एर्थमेटस बेस होगी, रेड कलर की बेस होगी। अगर आप स्केल को उतारेंगे ऊपर से, स्केल को ऊपर से हल्का सा स्लॉग ऑफ करेंगे तो नीचे से आपको ना पिन पॉइंट खून की छोटे छोटे से पॉइंट्स नजर आएंगे, उसको ऑस्पिट साइंस कहते हैं। वो क्योंकि नीचे क्या हो रहा होता है, इसी इन्फ्लेमेशन की वजह से इस प्रोसेस में नीचे हमारी ब्लड वेसल्स जो है, खून की नालियां स्किन की तह में यानी कि जो डर्मिस में है, वो इतनी ऊपर आके फूल गई होती हैं इन्फ्लेमेशन की वजह से कि वो वहां पर से खून के डॉट्स नजर आने शुरू हो जाते हैं। तो ये भी एक फीचर है सोराइसिस का। सो फीचर ऑफ सोराइसिस में क्या क्या आ गया आप देखें, हमने बोला स्केल्स आएंगे, सिल्वरी स्केल्स आएंगे, एर्थमेटस बेस होगी, लाल रेड बेस होगी, हाइपर केराटिनाइजेशन होगी, वहां पर पिन पॉइंट आपकी ब्लड वेसल्स नजर आ रही होंगी, विजुअलाइजेशन होगी ब्लड वेसल्स की। फिर क्या होगा, बस इचिंग होगी, मरीज खारिश करेगा, ड्राइनेस की वजह से मरीज उसको खारिश करेगा। वहां पर इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेटरी और प्रोसेसेस आपको नजर आने शुरू हो जाएंगे वहां पर। अब ये किस किस्म की सोराइसिस होती है, ये तो मैंने आपको उसके फीचर्स बता दिए। सोराइसिस में ये चीज डेवलप होती है। अब ये किस किस्म की होती है, सोराइसिस में सोराइसिस वल्गैरिस के सबसे पहले आम वाली सोराइसिस जो जनरलाइज पूरी बॉडी के ऊपर होती है। तो उसमें क्या होगा, एक या तो बॉडी पे एक पैच भी आ सकता है, खाली एक पैच किसी पार्ट ऑफ द बॉडी पे, हैंड पे है, कहीं है एक पार्ट, हम उसको से वल्गैरिस कहते हैं। वरना पूरी बॉडी पे भी डिफरेंट डिफरेंट पैचेस बन सकते हैं, पूरी बॉडी पे जा सकता है सोराइसिस। सेकंड किस्म किस किस्म की सोराइसिस है, स्कैल्प सोराइसिस, जो सिर्फ सर में भी हो सकती है, खाली कन्फाइंड टू स्कैल्प, ये बॉडी पे भी जा सकती है मगर सर में भी हो सकती है। थर्ड चीज क्या है आपके सोराइसिस, वो आपके एक आता है हाथों के ऊपर, पामो प्लांटर सोराइसिस, जिसमें हाथ इन्वॉल्व होते हैं, हाथ और पांव थिकंड हो जाते हैं। फोर्थ चीज क्या आती है सोराइसिस के अंदर, पस्ट्यूलर सोराइसिस, वहां पर पस्ट्यूल्स, स्टेराइल पस्ट्यूल्स बनते हैं। फिफ्थ टाइप ऑफ सोराइसिस जो मैं जनरली आपको बता रहा हूँ, फिफ्थ टाइप ऑफ सोराइसिस क्या होती है, इनवर्स सोराइसिस, कि मैंने एक्सटेंसर्स बोल रहे हैं, वो फ्लेक्सर्स के ऊपर भी सोराइसिस आती है, बच्चों के नेपी एरियाज पे भी सोराइसिस आती है, जो सीबो सोराइसिस जिसको कहते हैं, वहां पर डेवलप हो जाती है। फिर सिक्स टाइप ऑफ सोराइसिस क्या होती है, वो होती है नेल्स की सोराइसिस, जो नाखून इन्वॉल्व हो जाते हैं उसके अंदर, फिर बोन्स इन्वॉल्व हो जाती हैं उसमें, और फाइनली एक जो पूरी बॉडी पे जब सोराइसिस सारी चली जाती है उसको एरिथ्रोडर्मिक सोराइसिस कहते हैं। सो डिफरेंट 8-10 फॉर्म्स ऑफ सोराइसिस होती हैं। एरिथ्रोडर्मिक का मतलब होता है सर से लेके पांव तक एक एक पार्ट ऑफ द बॉडी स्केली होता है, वो होती है जो सबसे ज्यादा आपकी सोराइसिस में बैड पिक्चर दे रही होती है उसमें। सो ये तो मैंने आपको बता दिया कि सोराइसिस कितनी किस्मों की, किस किस्म की आपने जब इसको देखना है कैसी होती हैं। अब मैं आपको बिफोर वी कम टू आवर अपना वीडियोस के ऊपर हम जाएं, बताना चाहूंगा कि सोराइसिस एक जमाने में हम इसको करते थे कि सिर्फ एज ए स्किन डिजीज लेके हम इसको ट्रीट करना शुरू कर देते, बट नाउ इट्स नो मोर ओनली ए स्किन डिजीज। सोराइसिस का अगर आपके पास पेशेंट आता है, प्लीज आपको सारा इन्वेस्टिगेट करना है। सोराइसिस में 4-5 चीजें कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपने अदर देन सोराइसिस इन्वेस्टिगेट करें, क्योंकि कभी कभार नीचे वाली चीज चल रही होती है जिसकी वजह से ऊपर सोराइसिस आ रही है। उनमें क्या है, डायबिटीज जरूर देखे, पेशेंट डायबिटिक तो नहीं है, पेशेंट हाइपरटेंसिव तो नहीं है, पेशेंट ओबीस तो नहीं है, पेशेंट का हाइपरलिपिडीमिया तो नहीं है, उसके लिपिड लेवल्स तो नहीं ऊपर जा रहे, एचडीएल तो नहीं उसका कम हो रहा, उसकी कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड तो नहीं हाई उसके जा रहे,
ये 4-5 वो चीजें हैं विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखें, जिसके ऊपर हमें फोकस रखना है। अब हर मरीज में जब कोई सोराइसिस आए तो ये अपने 3 चीजें चले, कम से कम मैं कहूंगा आप उसका डायबिटिक पूछें कि डायबिटिक तो नहीं है पेशेंट, और अपना उसको कोई अपना ये हाइपरलिपिडीमिया तो नहीं है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, हाइपरटेंशन मैंने बोला था, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का पता करें कि पेशेंट को है या नहीं है, और लिपिड प्रोफाइल। ये वो चीजें हैं कि जो आपने जरूर देखना है। एंड फाइनली वेरी इंपॉर्टेंट, ओबीस पेशेंट्स के अंदर, मोटे जो होते हैं, ओबीस जो होते हैं, नेचुरली शुगर के साथ उनको डायबिटीज के साथ ओबेसिटी भी आती है। सो ये वो चीजें जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहलाया जाता है, ये भी अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इसलिए जस्ट एक मैंने आपको एक जनरल ओवरव्यू दे दिया सोराइसिस का। अब जो हमारे पास थोड़ी सी पिक्स हैं, हम उनकी तरफ भी जाएंगे, मगर उसके साथ साथ पहले में हमारे कुछ एक केस प्रेजेंटेशन है, हम उस एक केस प्रेजेंटेशन को लेके, बिकॉज ये हमारे जो जीएसके ने हमें दी थी कि आपने इस केस प्रेजेंटेशन को लेके आगे चलना है, मगर साथ साथ हम डिस्कस करते रहेंगे इसकी ट्रीटमेंट्स वगैरह भी। और एंड पे जब मेरा होगा, लेक्चर खत्म होगा, तो काइंडली आपने जितने क्वेश्चंस करते हैं, जितने माइंड में आपके क्वेश्चंस हैं, यू आर ओपन टू आस, आई एम फ्री, वी कैन टॉक, वी कैन डिटेल। अब मैं कम टाइम लगाऊंगा स्लाइड्स के ऊपर, मैं ज्यादा चाहूंगा कि नेचुरली आपके क्वेश्चन ज्यादा जाएंगे ट्रीटमेंट्स के ऊपर। मुझे पता है बहुत क्वेश्चंस होने आपके, जितने मर्जी कीजिएगा। इसमें बड़ी बड़ी नई थेरेपीज आ गई, वो भी हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ माय लेक्चर, एट द एंड पे। और अब मैं थोड़ा सा, क्योंकि मैंने मेजरली आपको नटशेल बता दिया है, अब थोड़ा सा स्लाइड्स को हम जरा क्विकली हम स्लाइड्स की तरफ जाएंगे। तो आई वुड लाइक टू हैव कि जी हमारी डॉक्टर मारिया, काइंडली प्लीज कैन यू अपना come up for our first slide for the psoriasis which you have. Can we start our presentation now properly? Are the slides not visible, Dr. Kazmi? Yeah, it is visible, but I think, do you think it is the first slide? Shall I move with this slide? Yeah, I think flow यही है अभी। आप अगर if you don't have a problem, I think we should start with that. End में फिर आपकी केस स्टडी आएगी। चले बस ठीक है, राइट, वो केस पे एंड स्टडी आ जाएगी। Okay. अब देखिए सोराइसिस का सबसे पहले प्रेवलेंस आता है जी। तो प्रेवलेंस में याद रखें, इट इज मोर देन 2% अराउंड द वर्ल्ड। हमारे मुल्क में बहुत ज्यादा है, इन द वेस्ट ये उससे भी ज्यादा है। तो इट इज मोर देन 2% विच इज यू कैन से इन द वर्ल्ड। अब तो बल्कि इसमें परसेंटेज बढ़ रही है सोराइसिस की, उस साइड पे ज्यादा है। एज में अगर हम लें तो वैसे ऐसा देयर इज नो एज, मगर अब बिटवीन द एज ऑफ 15 एंड 30 मोस्टली इट इज सीन अराउंड दिस एज। मगर हमने बेबीज में भी देखी है, सीवोसोराइसिस है, नेपिक सोराइसिस है, उस चीज के अंदर फ्लेक्सुअल सोराइसिस है, वहां पर भी आ सकती है। देन रिस्क फैक्टर्स के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट आर द एनवायरमेंटल रिस्क फैक्टर्स आर देयर, आपका खाना पीना वो भी इसके अंदर आता है। देन योर अल्कोहल, दो लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, इट एग्रीवेट्स सोराइसिस। स्मोकिंग एग्रीवेट्स करती है। और याद रखें, जो मैं बताता हूँ स्किन की मैक्सिमम हमारी डिजीजेस होती हैं वो ड्यू टू आपकी स्ट्रेस के साथ होती हैं। तो स्ट्रेस इसमें बहुत ज्यादा इसको एग्रीवेशन कॉज करता है। क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है इट सारी डिस्टर्ब हो जाती है। अगर खुदा ना खास्ता सोराइसिस अगर आपकी बहुत बढ़ गई है, अगर एक्ट्रोडर्मिक हो गई है, पूरी गटेड सोराइसिस है, पूरी बॉडी के ऊपर चली गई है, तो साइको सोशल आपको आप कहीं फेस नहीं कर सकते, अपने ऑफिस नहीं जा सकते, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते बिकॉज ऑफ दिस थिंग। तो इसलिए इट इज क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी सारी डिस्टर्ब हो जाती है। तो आप सोराइसिस को कभी लाइटली मत लें, आपने उसको प्रॉपरली इन जाके देख रहे हैं, इन्वेस्टिगेट करने कि इसमें मजीद और क्या मसले होते हैं। सोराइसिस अगर माइल्ड हो तो बॉडी सरफेस एरिया आपका लेस देन 10% इन्वॉल्व होगा, इसको माइल्ड सोराइसिस करते हैं। और अगर बॉडी सरफेस एरिया मोर देन 10% हो, 20, 30, 40, 50, तो वो मॉडरेट होता है। और अगर अबव 50% हो जाता है बॉडी सरफेस एरिया, तो उसको हम सीवियर सोराइसिस कहते हैं। नेक्स्ट प्लीज। ओके, अब क्या कि आप अगर इसकी ट्रीटमेंट, इफ यू गो फॉर ए प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ सोराइसिस, आपको उसके अंदर यू हैव टू इम्प्रूव योर आपको मेंटल, आपका सोशल मेंटल वेलबींग आपको इम्प्रूव करनी है अपनी। उसके अंदर आपको जितने अगर पेशेंट्स के बहुत ज्यादा फ्लेयर्स आप आ रहे हैं, पेशेंट कहता है कि जी मुझे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं, आपको फौरी तौर पर उसकी फ्लेयर्स को ट्रीट करना है। वो जैसे भी करना है वो भी हम आगे ट्रीटमेंट में भी जाके उसको डिस्कस करेंगे, ताकि पेशेंट को जल्द से जल्द हम ट्रीट करके तो क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करें। यस, नेक्स्ट प्लीज।
नेक्स्ट में अब ये है कि इट इज, जैसे मैंने बताया था, ये स्लाइड में हम दिखा रहे हैं आपको कि इट इज, मैंने बोला कि इट इज नॉट ओनली एक आप हमारी एक स्किन की डिजीज नहीं है, ये इंटरनल डिजीज भी है, जिसमें हम कहते हैं इसमें सिस्टमिक बायोलॉजिकल थेरेपीज की जाती हैं, फोटोथेरेपीज की जाती हैं, टॉपिकल थेरेपीज की जाती हैं, मगर सिस्टमिक तब देते हैं कि जब हम देखते हैं कि और हमारे क्या इन्वॉल्वमेंट ऑफ द बॉडी के अंदर क्या क्या चीज इन्वॉल्व हो रही है। लोकल में हम तब देंगे कि अगर चंद रीजन है बॉडी के ऊपर, तो हम वन बाय वन अब इनको हम लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, अब अगर देखें सोराइसिस, जैसे मैंने बताया, सिस्टेमिक डिजीज एंड एसोसिएटेड विद कोमॉर्बिड contributes to the burden on the patients। जैसा हमने कहा कार्डियोवास्कुलर डिजीज अगर किसी को है, अगर आप पहली पिक्चर में देखें तो अगर किसी को कार्डियोवास्कुलर है तो उसमें सोराइसिस की बढ़ जाएगी। किसी को अगर ट्यूमर्स हैं तो उनमें क्रोन्स डिजीज है, ऑस्टियोपोरोसिस है, देन साइकोलॉजिकल स्ट्रेस के अंदर अगर होता है तो ये अगर सारे को अगर हम सब चीजों को लें, दिस इज द मेटाबॉलिक सिंड्रोम। मेटाबॉलिक सिंड्रोम सिस्टम मैंने बता रहा था कि व्हाट इज द मेटाबॉलिक सिंड्रोम। अगर 4-5 इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं, अगर 4-5, जिसमें ये अब हम शो भी कर रहे हैं आपकी 4-5 इंटरनल प्रॉब्लम्स, जिसमें मैंने बताया था डायबिटिक है तो पेशेंट डायबिटिक, या ब्लड प्रेशर उसको पेशेंट को थोड़ा हाई जा रहा है, ब्लड प्रेशर अपर लेवल्स के ऊपर जा रहा है, ट्राइग्लिसराइड है, कोलेस्ट्रॉल आर देयर, एचडीएल लो जा रहे हैं, इट्स अ गुड कोलेस्ट्रॉल बट इट इज गेटिंग लो, या फिर आपका एलएफटीज आपके डिस्टर्ब हो रहे हैं, आपका ये है। और फाइनली अगर आपका आप एब्डोमेन, अगर आपकी बेली ज्यादा है, आपका वेट ज्यादा है, अगर आपकी ये चीजें, तो ये चीजें कॉज करती है। तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम 4-5 चीजों का मिलके, अगर ये जो इंटरनल बॉडी की प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको जरूर हमें हमें करने हैं, उसको फीचर देखने हैं कि कौन कौन से, और उनको ट्रीट करना है ताकि हमारी सोराइसिस इम्प्रूव हो और उसकी वजह से ज्यादा खराब ना हो। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब इसमें सोराइसिस में बायोलॉजिकल मैकेनिज्म है, आपको बताया, जेनेटिक्स भी हैं, जेनेटिक्स में मैंने पहले आपको बताया है, वरना आपके यहाँ पे सेंसिटिविटी ऑफ द टी सेल्स हैं जो कॉज कर रहे होते हैं, और अल्टीमेटली इट इज इंटरलूकिन का जो टी सेल, इट्स एन एज यू नो के ये अपना इन्फ्लेमेशन कॉज कर रहे होते हैं, तो इंटरलूकिन 17 ये अल्टीमेटली एन एंटीजन प्रोड्यूस हो रहा होता है, उसकी वजह से यहाँ पे सेंसिटिविटी ऑफ द टी सेल, जिसकी वजह से आगे फर्दर जो इन्फ्लेमेशन ऑफ द सोराइसिस और ये सारी स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट प्लीज। नाउ जिस तरह मैंने पहले बोला था, 4 चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, अगर हम लें छोटी मोटी चीजों को, तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम में 4 चीज, विच आर द 4 थिंग्स व्हिच कम्स इनटू, मैंने ओबेसिटी आई टोल्ड यू, हैवी पेशेंट्स के अंदर हमें स्क्रीन करना पेशेंट को डायबिटीज के लिए, देन हाइपरटेंशन और एनी कार्डियोवास्कुलर डिजीज, देन हाइपरलिपिडेमिया, डिसलिपिडेमिया में अगर आपका कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड्स हाई आ रहे हैं, तो दीज आर द मेन 4 फीचर्स जो आपके हर, आपको सोराइसिस के पेशेंट के, यू हैव टू, आपको एसेस करना है दिस पेशेंट्स के अंदर कि ये कोई इनकी एक्सेस तो नहीं हो रही, इनके साथ तो नहीं कोई कोमॉर्बिड मरीज बन रहा, ताकि उसको भी हम साथ में ट्रीट करें। नेक्स्ट प्लीज। नाउ दिस इज द केस स्टडी। अब ये जनरली अपना एक केस स्टडी है जिसमें एक पेशेंट है, पेशेंट विद obese, systolic and diastolic pressure is on the high, और जो अपना सोशली ड्रिंकर, यानी कि जिसमें अल्कोहल भी ले रहे हैं, हमने मना किया था कि इसमें अल्कोहल जो है बढ़ाती है सोराइसिस को, याद रखें। पेशेंट इज आल्सो स्मोकर, तो उनके अंदर अगर फीचर्स, अगर वी सी द फीचर्स इन दैट, तो एरियाज आर इन्वॉल्व, अगर इसके अंदर पिक्चर इज नॉट दैट गुड, मैं इतनी सॉरी पिक्स के अंदर, मगर इसलिए मैंने आपको जनरली एक ओवरव्यू दे दिया था सोराइसिस का। बाकी तो आपको भी पता है कि सोराइसिस के जो फीचर्स होते हैं जिस तरह के भी हैं, स्केली हैं, अगर आप इसमें भी देखें तो मोर इट इज ऑन टू द एक्सटेंसिव ऑफ द सर्फेसिस के ऊपर ज्यादा सोराइसिस आती है। स्केल्स हैं, थिक स्केल्स हैं, रेड के ऊपर हैं, सिल्वरी होते हैं, एंड ट्रंक के ऊपर, एक्सट्रीमिटीज के ऊपर ज्यादा है, स्कैल्प इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, नेल्स की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। आपको देखिए बॉडी का कितना इन्वॉल्व है उसकी सिविरिटी को देख के। सो अगर ये केस हमारे पास आया है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अगर ये 21 ईयर ओल्ड फीमेल का केस जिस हम अभी ये डिस्कस कर रहे हैं, अगर ऐसा केस आपको मिलता है ऐसा, तो उसके अंदर हाउ हाउ वी प्रोसीड विद आवर ट्रीटमेंट। अगर आपने ट्रीटमेंट में प्रोसीड करना है तो हम पेशेंट का हम देखेंगे कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, एचडीएल, देन कुछ थोड़े से हम के टेस्ट कराएंगे, लिवर फंक्शन टेस्ट कराएंगे कि वो डी रेंज तो नहीं आ रहे,
स्लाइड प्लीज। अगर हम ब्लड टेस्ट नहीं कराएंगे तो हमें किसी चीज का नहीं पता चलेगा कि जो मेडिसिन दे रहे हैं, लोकल का तो इसका मैटर नहीं करता, बट जो ओरल मेडिकेशन है वो प्रॉब्लम करती है। तो पहले हम लोकल मेडिकेशन की तरफ आते हैं, जो टॉपिकल जिसको कहा जाता है। टॉपिकल मेडिकेशन के अंदर अगर आप देखा जाए तो इसमें जैसे स्टेरॉइड्स का यूज किया जाता है, दैट्स वेरी कॉमन। क्यों स्टेरॉइड्स क्यों किया जाता है? कि जैसे हमने स्टार्ट लिया था सोराइसिस का, सोराइसिस इज एन inflammatory condition, it's a skin inflammatory condition where the inflammation of the skin। steroid क्या करता है? steroid is it something, जो दुनिया में स्टीरॉयड एक चीज आई है, ये क्या करता है? इट्स एन एंटी इंफ्लेमेटरी एंड एंटी प्लूरेटिव, दोनों काम करता है। क्योंकि सोराइसिस में प्लूराइटिस भी बहुत होता है, खारिश होती है बहुत ज्यादा इंसान को, और इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा हुई। तो सोराइसिस में हमें एक ऐसी चीज चाहिए, अगर लोकल में भी आपने जाना है, एक पैच है, 2 पैच है बॉडी पे, तो आपको जरूरत नहीं ओरल कुछ देने की, आपको जरूरत नहीं कुछ स्ट्रॉन्ग चीजें देने की। देन ओवर देयर आपको वो ट्रीटेबल, इट कैन बी ट्रीटेबल विद सम लोकल एप्लीकेशन। अब लोकल एप्लीकेशन के अंदर अगर हम आए तो कौन सी होती है? यू हैव टू गिव सम स्ट्रॉन्ग स्टीरॉइड। स्ट्रॉन्ग क्यों देते हो? आपके पोटेंट, वेरी पोटेंट स्टीरॉइड इन दिस सेंस, क्योंकि हल्का स्टीरॉइड देंगे तो उसके अंदर इफेक्ट अच्छा नहीं आएगा। सो यू हैव टू गिव क्लोबिटासोल। क्लोबिटासोल प्रोपियोनेट अगर आप देते हैं, क्लोबिवेट देते हैं, या जो भी आपने क्लोबिटासोल प्रोपियोनेट देनी है, मगर अच्छे ब्रांड की। याद रखें कभी जो कंपनी अच्छी होनी चाहिए जिसका आपको लिखना है, लाइक जीएसके जिसमें वर्ल्ड नोन कंपनी है, तो जब भी दें ब्रांड अच्छा दें उसके अंदर, ताकि इफेक्टिविटी उसकी अच्छी हो, उसमें कंसंट्रेशन उतनी डली हो जितनी है ऑफ क्लोबिटासोल प्रोपियोनेट, दैट्स अ गुड वन। जब ये सेटल हो जाती है सोराइसिस, एंड आप देखते हैं कि अब बड़ी माइल्ड हो गई है, इतनी ज्यादा नहीं है, देन आप इसकी पोटेंसी को कम कर सकते हैं। फ्रॉम वेरी पोटेंट यू कम अप टू पोटेंट। पोटेंट में आप फ्लूटिकासोन आप दे सकते हैं। फ्लूटिकासोन इज वेरी गुड, वो आपको कम आएगा, उसके साइड इफेक्ट्स भी कम है, और वो उसके मेंटेनेंस के अंदर बहुत अच्छा जाता है। बच्चों में भी आप दे सकते हैं, लेडीज में भी आप दे सकते हैं, फीमेल्स के अंदर भी दे सकते हैं। सो फ्लूटिकासोन आप वेरी पोटेंट से पोटेंट पे यू कैन कम। और अगर कोई इन्फेक्शन आ जाए तो नेचुरली साथ में आप म्यूपैरासिन वगैरह ऐड भी कर सकते हैं, वो तो अगर आगे पेशेंट टू पेशेंट पे ही करता है। देन इफ द पेशेंट इज, आप उस स्टेज से आगे चला गया, इफ द पेशेंट इज गॉन फ्रॉम दैट सिंगल प्लाक स्टेज टू एन अहेड, आपके बहुत ज्यादा प्लाक्स बन गए हैं, स्कैल्प सोराइसिस हो गया है, हाथों पैरों में पामोप्लांटर बन गए, ज्यादा हो गया, देन यू हैव टू गिव समथिंग ओरल मेडिकेशन फॉर दैट। अब ओरल मेडिकेशन के अंदर क्या है, जिससे मैंने कहा है कि इट इज ए हाइपर इम्यून सिस्टम, कि जिसने इसको क्या, आपने वहां पर मेथोट्रेक्सेट देना है। व्हाट इज मेथोट्रेक्सेट? मेथोट्रेक्सेट क्या है? ये इज एन इम्यूनोमॉड्यूलेटर। इम्यूनोमॉड्यूलेटर मेथोट्रेक्सेट, ठीक है। व्हाट इज एन इम्यूनोमॉड्यूलेटर? ये जितने इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल मेथोट्रेक्सेट है, साइक्लोस्पोरिन है, या और आपके एजोथैप्रिन है, ये सारी ये स्टीरॉयड स्पेयरिंग चीजें होती हैं। और इम्यूनोमॉड्यूलेटर इम्यून सिस्टम को मॉड्यूलेट करते हैं, उसको रेगुलेट करते हैं, उसको नॉर्मलाइज करते हैं। जो आपका हाइपर इम्यून, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसको बता रहा हूँ, प्लीज इसको गौर से सुनिएगा। जो हाइपर इम्यून सिस्टम आपका हुआ है, नेचुरली बताया था टी सेल्स की वजह से इम्यूनिटी इज इम्प्रूव्ड आपकी बॉडी की, हाइपर इम्यून। तो ये वो चीजें को जो इम्यूनिटी को आपकी नॉर्मलाइज करेगा, रेगुलराइज करेगा, उसको एक उस लेवल के ऊपर लेके आएगा जहां पर आपका ये हाइपर, जहां से सिस्टम ऑन होके और IL-17 बन रहा है, उस चीज को अवॉइड करने के लिए कर देते हैं। तो इट्स अगर हम कहें उसमें एक जो मेडिसिन आम कॉमनली अवेलेबल है, बहुत सस्ती मेडिसिन विद लेस ऑफ द साइड इफेक्ट्स, ये भी इनके भी होते हैं, मगर यू हैव टू कि मेथोट्रेक्सेट इज दैट वन जो आप इजीली दे सकते हैं। इसकी हम डिटेल्स बाद में करेंगे कि कितनी परसेंट क्या होता है बॉडी वेट के हिसाब से, कैसे आपको देनी चाहिए मेथोट्रेक्सेट, कितनी देनी चाहिए, वो जब हम ट्रीटमेंट पे फर्दर चलेंगे तो बताऊंगा। जब क्वेश्चन आंसर्स में भी हम डिस्कस कर सकते हैं कि मैथो को कब देनी है, मगर सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है कि मैथो क्या करती है, ये क्या करेगी, ल्यूकोपीनिया। ल्यूकोपीनिया किसको कहते हैं? डिक्रीज इन द WBCs। तो इसलिए आपने बहुत देखना देते वक्त कि कहीं ल्यूकोपीनिया तो नहीं हो रहा, आपको टेस्ट उसकी जरूर कराना चाहिए। अगर आपने कुछ महीनों के लिए मैथो दे दी है तो यू हैव टू सी, क्योंकि डायरेक्टली जाके उस पर इफेक्ट करती है एंड लिवर पे करती है, तो आपको लिवर फंक्शन टेस्ट भी करानी है। अगर आपने मोर देन, आपने कुछ तकरीबन 1 ग्राम तक दे दी है एक साल के अंदर, अबाउट 1 ग्राम, तो आपको लिवर फंक्शन टेस्ट जरूर साथ में करानी है। तो मैथो का ये है, मगर इट्स वेरी गुड मेडिकेशन टू बी गिवन, सेफ है, मगर ये थोड़े से टेस्ट आपको साथ साथ इसमें कराने। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। क्योंकि वैसे तो देयर आर सो मेनी अदर मोडालिटीज, देयर आर सो मेनी अदर ट्रीटमेंट्स आल्सो, मगर उसके अंदर हम मैथो क्योंकि कॉमन सस्ती अवेलेबल है, इसलिए हमने उसके लिए ज्यादा बात की है।
अच्छा, various interventions for the psoriasis can have an impact on the metabolic comorbidities. अब क्या है कि अगर आप देखें तो आपकी metabolic syndrome is associated with severe complications and should be considered with long-term treatments. आपके अगर होगा फॉर द psoriasis में अगर आपका चल रहा है कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम चल रही है तो उसने जब तक आप उसको ट्रीट नहीं करेंगे, जब तक आप डायबिटीज को, हाइपरटेंशन को, हाइपरलिपिडेमिया को नहीं करेंगे, आप अपनी डाइट को इम्प्रूव करें, वेट लॉस करें, आप अपनी फिजिकल एक्टिविटीज को बढ़ाएं, स्ट्रेस लेवल्स कम करें, तो ये चीजें हैं जिससे अपनी उस चीज को सबसे पहले अपने सोराइसिस को तो कर रहे हैं, मगर ये जो मैंने मैंने आपको बताया 4 चीजें जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम के अंदर आती हैं, आपने जरूर फोकस करना है, पेशेंट को कहना है। नेक्स्ट स्लाइड। तो अगर आप उसको फोकस करेंगे उन चीजों को, तो साथ में सोराइसिस में जो टॉपिकली आप ठीक कर रहे हैं वो अंदर से भी, ताकि सोराइसिस दोबारा उससे इतनी उठ के ना आए। सो आपकी अप्रोच नाउ वी गो टू, बस ये इसी स्लाइड पे डर्मेटोलॉजिस्ट प्ले की रोल इन डिटेक्टिंग, मगर हमें उसके साथ जो कोमॉर्बिडिटीज चल रही हैं उसके साथ, तो समटाइम्स उसके अंदर हमें देखना पड़ता है पेशेंट को कि भी हमें फ्रिक्वेंटली डॉक्टर न्यू केसेस सोराइसिस आ रहे हैं, हमें दूसरे पेशेंट्स के साथ और दूसरे डॉक्टर्स के साथ मिलके भी इनके रिस्क फैक्टर्स को हमें वी हैव टू उसको दूर करने पड़ते हैं। तो इसलिए दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमें बाकी चीजों को जरूर लेके चलें। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ताकि उसमें अगर दूसरे डॉक्टर्स भी, अगर हम चाहते हैं एक आपका कार्डियोवैस्कुलर डॉक्टर है, आपका एक हाइपरटेंशन का एक आपका चाहते हैं एक मेडिकल डॉक्टर उसके अंदर आता है, तो वो जरूर इसमें आए। अब इसमें दिस इज आवर फाइनल स्लाइड इन विच हम क्या चाहते हैं। आई वॉन्ट कि सिर्फ ओनली इट शुड बी डेल्ट with a dermatologist, it should be dealt with other doctors also. Generally सब डॉक्टर्स मिलके इसको हम अपनी दूसरी फील्ड्स के अंदर भी जाके इसको देखें, जिसमें खाली डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं है, न्यूट्रिशनिस्ट भी हमें चाहिए जो बॉडी वेट को करें, कार्डियोलॉजिस्ट हमने कहा, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट में आ जाता है, रूमेटोलॉजिस्ट आता है व्हेन अपना बोन्स या जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं, जिस हमने बताया था। तो इसलिए हमें एक इसमें कह लें टीम वर्क है। नाउ इट इज नॉट ओनली ए डर्मेटोलॉजिस्ट फील्ड, इट इज अ टीम वर्क इन विच यू हैव टू, आपने खाली इसको नहीं फोकस करना, यू हैव टू फोकस द अदर कोमोबिडिटीज ऑल्सो, और उस पे ताकि अगर आपने करना है। अब आपके क्वेश्चंस, बिफोर आई टेक योर क्वेश्चंस, आई थिंक इट वाज आवर लास्ट स्लाइड एंड यस इट वाज आवर लास्ट स्लाइड। अब ये जी के मैं चाहूंगा बार बार डॉक्टर मारिया मुझे क्वेश्चन आगे फॉरवर्ड करती जाएंगी। इट शुड बी, एक तो क्वेश्चंस काइंडली रिपीट ना कीजिएगा, जो भी क्वेश्चन है, ताकि फायदा हो, अच्छे क्वेश्चंस हो, जो भी मैं ट्राई करूंगा शॉर्ट आंसर्स दूं उनके, और जितने ज्यादा क्वेश्चन आएंगे उतना फायदा है, लोगों को भी फायदा होगा उतना ज्यादा उसके अंदर। तो जो भी, क्योंकि नेचुरली ज्यादा क्वेश्चंस तो होंगे इसकी ट्रीटमेंट्स के ऊपर ही होंगे, तो वो अभी हम सारी डिस्कस करते हैं। तो मेरा वही मकसद था कि अब बजाय मैं बोलता जाऊं, क्वेश्चंस के अंदर हम सारी ट्रीटमेंट्स को भी लेके आए हैं, और सारा जो भी फर्दर आपके आंसर्स देना चाहूंगा। तो हाउस इज ओपन फॉर द क्वेश्चंस प्लीज। यस डॉक्टर मारिया, फर्स्ट क्वेश्चन प्लीज। Bilkul. Thank you very much, Dr. Kazmi. It was a lovely presentation as always. Besides that, आपके इस topic से related जो भी questions हैं, जैसे Dr. Kazmi ने कहा कि he is very much interesting in answer all your queries. तो आप chat box पे please type करके अपने different queries Dr. Kazmi से पूछ सकते हैं और उनकी expertise का फायदा उठा सकते हैं. I think between the meeting, I saw a couple of questions coming in. Let me just go back and check. Mohammed Kashif is asking, Dr. Saab, is there any main cause of psoriasis? हाँ जी, अब देखिए मेन कॉज, हम कोई एक कॉज नहीं ले सकते इसका सोराइसिस का, ठीक है ना। पहले तो सोराइसिस का पता ही नहीं था, फॉर द लास्ट सो मेनी इयर्स इट वाज नोन एज एन इडियोपैथिक, कॉज नॉट नोन, इटियोलॉजी नॉट नोन। अब अगर हम देखें तो कॉज या इटियोलॉजी हमें मिल गई है, मगर अभी भी वी डोंट गारंटी द पेशेंट कि हम आपको मुकम्मल सारी जिंदगी के लिए ठीक कर देंगे। बिकॉज क्यों, अब उस अच्छा क्वेश्चन आया, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन इन दिस सेंस, कॉज के ऊपर हम बात कर रहे हैं। अब कॉज में मैंने बताया दो चीजें बताई टू बिगिन विद, हमने जहां से लेक्चर स्टार्ट किया था। पहला था जेनेटिक्स, दैट कुड बी द कॉज ऑफ इट। जेनेटिक्स के अंदर आपकी चीज आएगी, जो जीन्स में आएगी वो तो आपके साथ चलेगी सारी जिंदगी। सेकंड कॉज हमने क्या बोला था, आपकी हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ द टी सेल्स। ये आपके बॉडी के अंदर एक अपना खुद इम्यून सिस्टम का सिलसिला है।
ऑटो इम्यून, जिसका मैंने बताया था, ऑटो इम्यून किसको कहते हैं? बॉडी में अपनी हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ द सेल्स डेवलप हो जाती है जो आपके नेचुरल सेल्स के ऊपर भी जाके अटैक करती है। तो इट इज ऑटो इम्यून हाइपर सेंसिटिविटी इम्यून सिस्टम कि जिसने इस चीज को डेवलप किया है, जिसको हम खत्म नहीं कर सकते, मगर क्योंकि उस ऑटो इम्यून सिस्टम की वजह से जो इसका एंटीजन है, जो इसका एक एंटीजन कहते हैं, जो इसका कॉज है, जो फैक्टर है इसका, दैट इज इंटरल्यूकिन 17, वो मिल चुका हुआ है। तो आपने जो दवाई दी, अगर वो जाके इंटरल्यूकिन 17 के ऊपर इफेक्ट कर रही है, तो देन हम उसको सप्रेस कर सकते हैं, उसको खत्म कर सकते हैं। मगर क्योंकि हाइपर सेंसिटिविटी है, तो इट कैन कम बैक अगेन। आपने जड़ को तो किया, मगर पीछे से जो अननोन रीजन चलता जा रहा है इसका, तो उसकी वजह से वो बार बार उसके अंदर डेवलप होता जाता है, मगर जड़ इसकी IL-17 है। यस जी प्लीज। Okay. We have a question from Dr. Kuratalan. She's asking, what is the dose regimen of cyclosporin A? Yeah. What is the dose of cyclosporin A? अच्छा जी, what is cyclosporin? Cyclosporin is again an immunomodulator, as I told you. अब मैं बात करूँ ना इसकी डोज इन स्किन, वैसे तो और भी जगहों पे इस्तेमाल की जाती है। फॉर एग्जाम्पल साइक्लोस्पोरिन दी जाती है व्हेन लिवर ट्रांसप्लांट होता है, जब आपका रीनल ट्रांसप्लांट होता है। तो साइक्लोस्पोरिन क्या है? इट इज इम्यूनोमोडुलेटर। इम्यूनोमोडुलेटर फिर मैं दोबारा बता देता हूँ ताकि क्लियर होनी चाहिए आपको बातें। आप जब ये आप क्या करते हैं कि आपकी अगर लिवर ट्रांसप्लांट या किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, तो आप क्यों देते हैं साइक्लोस्पोरिन वहां पर? फिर मैं पसोरासिस पे आता हूँ। क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर कहीं कोई हाइपर इम्यूनिटी ना आ जाए, हाइपर इम्यूनाइजेशन रिएक्शन आ जाए, रिजेक्ट ना हो जाए, आपकी जो किडनी ट्रांसप्लांट हुआ वो रिजेक्ट हो जाए। सेम केस इधर भी आता है आपका कि साइक्लोस्पोरिन क्या करता है, ये आपकी जो बॉडी के अंदर हाइपर इम्यूनाइजेशन जो हम ये सारा वही जो डिस्कस करें, उसको ये इम्यूनोमोडुलेट करेगा, नॉर्मलाइज करेगा, चैनल को कम करेगा, वो जो हाइपर वो है उसको नॉर्मल रेगुलराइज करेगा। अब डोज पे आ जाए इसकी। इसकी डोज होती है 150 मिलीग्राम BD। आप इसको 150 मिलीग्राम BD इन ये मैं एवरेज पेशेंट की बात कर रहा हूँ, अबाउट 70-75 kg हर शख्स तकरीबन इतना होता है। अब उससे हेवी गया तो वो ऑब्वियसली उसकी डोज आप बढ़ाएंगे, इससे कम आएगा तो अकॉर्डिंगली आप चलेंगे। एवरेज पे मैं आपको बता रहा हूँ 150 मिलीग्राम ट्वाइस डेली आप उसकी डोज दोगे, दैट इज 300 मिलीग्राम हो गया। मगर अब उसके साथ क्या करना है? साइक्लोस्पोरिन के साथ बहुत अच्छी दवाई है साइक्लोस्पोरिन इज दैट, जो कि वेरी क्विक इसको ठीक करती है, वेरी क्विक। अगर आप कहना क्विकेस्ट कौन सी चीज ठीक करेगी, दैट इज साइक्लोस्पोरिन, जो आपकी सोराइसिस वल्गैरिस को ठीक करती है। मगर उसके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपको RFTs कराने हैं। व्हाट इज RFT? रीनल फंक्शन टेस्ट, बड़े इंपॉर्टेंट है, प्लीज उसके बगैर आप नहीं कर सकते। ये डायरेक्टली जाके इफेक्ट करती किडनीज के ऊपर, किडनी पे करेगी, हाइपरटेंशन हो जाएगी वहां से और आपका सब गड़बड़ हो जाएगा। इससे गो एंड फिर यूरिया क्रिएटिनिन आप कराएं पेशेंट का, जब तक साइक्लोस्पोरिन चल रही है वो जरूर साथ करें कि कहीं किडनीज के ऊपर जाके इसका इफेक्ट ना हो जाए, क्योंकि सिर्फ इसका एक बैड इफेक्ट जाता है किडनीज के ऊपर, मगर अदरवाइज इट्स अ वेरी गुड मेडिकेशन फॉर सोराइसिस जो वेरी क्विक इसको ठीक करती है। यस प्लीज, नेक्स्ट क्वेश्चन। जी, Dr. Kasmi, Dr. Rajendra का question है, a female patient of psoriasis is on acitretin. So can she get pregnant during treatment? Can you repeat again please? So a female patient is coming to her, to him. He's treating her for psoriasis, but she is on acitretin at the moment. So he's asking, can she get pregnant during the treatment with acitretin? Acitretin. Okay, very good question, right? Because here's an ambiguity, a big ambiguity in the minds of the people, doctors. अब क्या acitretin, एक होता है आइसोट्रेटिन, रिमेंबर ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट बताने लगा हूं। एक होता है आइसोट्रेटिन, एक होता है एसिट्रेटिन, दो अलग चीजें हैं। आइसोट्रेटिन क्या चीज है? विटामिन ए डेरिवेटिव, ठीक है। वो क्या करता है? वो आप जब एक्नी के केसेस में देते हैं, और मैं हैरान होता हूँ वहां नहीं पता लोगों को, वहां आप अवॉइड करते हैं प्रेगनेंसी फॉर द पेशेंट for only 1 month after you stop the medication. One periods are gone, go ahead with the pregnancy. Acitretin, it is another medication. ये और medication है। इसमें you avoid pregnancy the day आज आपने acitretin खत्म किया मरीज का, आपने कहा आज आपकी डोज खत्म हो गई है, आपने 2 years के लिए नो प्रेगनेंसी, एक तो खाते के दौरान नो प्रेगनेंसी, 2 years, वो आइसोट्रेटिन है 1 month।
ये 2 years है। प्लीज इसको कंफ्यूज नहीं करना। गायनेकोलॉजिस्ट बहुत कंफ्यूज करते हैं इस चीज के लिए जब उनके पास केस जाता है। तो आप लोग इसको रख ले अपने माइंड के अंदर। ये मैंने कंफ्यूजन दूर की आपकी। एसीट्रेटिन फॉर 2 years दी जाती है इसके अंदर एसीट्रेटिन। मगर याद रखिए एसीट्रेटिन इज नॉट दैट गुड मेडिकेशन फॉर सोराइसिस। वो किस चीज के अंदर ज्यादा दी जाती है? palmoplantar psoriasis में hyperkeratosis of the palms and soles, उसमें it gives very good result। एसीट्रेटिन बांधी जाती है। डोजेज भी बता देता हूँ। एसीट्रेटिन होती है 25 मिलीग्राम की टैबलेट होती है। यू हैव टू गिव 2 टैबलेट्स बीडी डोज, 1 मॉर्निंग 1 इवनिंग, यानी कि 50 mg आपने, ठीक है। वो आपने साइक्लोस्पोरिन 300 mg दी, ये आपने 50 mg दी, 25 मिलीग्राम की एक है, ट्वाइस देनी होती है। आप वो तो आगे कितने मंथ्स के लिए देनी है एक सेपरेट है कि आपने अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द पेशेंट देनी है। मगर एसीट्रेटिन है 2 years नॉट मंथ्स, 2 years की नो प्रेगनेंसी। आफ्टर दैट क्यों क्यों करते हो? फ्रेटोजेनिसिटी आ सकती है पेशेंट के अंदर, इसलिए अवॉइड करो, वो नहीं कर सकते। नेक्स्ट प्लीज। Very nicely explained. Okay, so we have a question from Nadeem Khalid. How safe is methotrexate in children? Okay, methotrexate आप बिफोर प्यूबर्टी एज यू कैन नॉट गिव methotrexate। क्यों? आपकी methotrexate क्योंकि इट इज एन इम्यूनोमोड्यूलेटर, आपकी ग्रोथ स्लो कर सकती है, लिवर पे जाके इफेक्ट कर सकती है, जिस हमने बताया था। तो बच्चों में बिल्कुल नहीं methotrexate देना चाहिए। अगर बच्चा आ गया, अब करना क्या उसके अंदर? नेचुरली वो तो बता दिया, नथिंग इन किड्स यू कैन नॉट गिव बिफोर द एज ऑफ प्यूबर्टी, नो मेथड बिकॉज ऑफ सर्टेन साइड इफेक्ट्स, ठीक है। ल्यूकोपीनिया वगैरह, लिवर पे ग्रोथ रिटार्ड कर देती है, सो मेनी अदर थिंग्स। अब आप कर क्या सकते हो? बच्चों में आ गया, देन करना क्या भाई? अब आपने उसके ऊपर हेयर गिव्स कि आपने लोकल एप्लीकेशन देनी है बच्चों में। यहाँ आता है कि मैंने कौन सा स्टीरॉइड देना है, जिस हमने पहले उसमें डिस्कस किया था। वेरी पोटेंट देना है, पोटेंट देना है, माइल्ड देना है, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द पेशेंट आपने देना है। जैसे कंडीशन चेंज होती है आप उसके मुताबिक स्टीरॉइड की। और एक और चीज बता दूं, रूल ऑफ थंब, स्टीरॉइड जब देना है इसके अंदर, लोकल की बात कर रहा हूँ, लोकल एप्लीकेशन टॉपिकल के अंदर, तो ऑलवेज याद रखें वाटर बेस्ड नहीं देना, क्रीम बेस्ड नहीं देना। इसके अंदर आपने ऑयल बेस्ड देना है, ऑइंटमेंट देनी है इसकी। अगर आप क्लोबिविड दे रहे हैं तो ऑइंटमेंट देनी है आपने उसकी। क्यों? क्या कि वहां पर ऑलरेडी ड्राइनेस हुई है, स्किन इज टोटली थिकन, ड्राई, फ्लेकी स्किन है। आप ऑइंटमेंट उसकी बेस जो होगी, स्टीरॉइड ने तो चलो इन्फ्लेमेशन को कम करना है, मगर जो बेस ऑइंटमेंट की बेस है वो उसको तराहट देगी, उतारने देगी उसकी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको इस चीज के लिए बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। Beautifully explained, Dr. Kazmi. We have a question from Dr. Rajinder. He's asking, can we use salicylic acid combined with steroid therapy? अगेन ए वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है। मुझे खुशी हो रही है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं माशाल्लाह। हमारे बड़े डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, मुझे अच्छा लगता है। एलिमेंट है उनसे भी बातें करूंगा ताकि सल्फ्यूरिक एसिड क्या चीज? सल्फ्यूरिक एसिड है, आपके घर में एक लकड़ी खराब हो जाती है, आपका कोई लकड़ी की टेबल है खराब हो गई है, आप एक तरखान को बुलाते हैं कि इसको ठीक कर दो। तरखान आके उस पर एक रंदा फेरता है, एक रंदा फेरता है और वो ऊपर से उतर के साफ हो जाती है आपकी टेबल। अब आप क्या करते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड, ये रंदा है जैसे तरखान ने फेरा। सल्फ्यूरिक एसिड कैरेटोलिटिक, कैरेटोलिटिक इसको कहते हैं, कैरेटिन की ऊपर से लेयर्स को उखेड़ना है, तो हाइपर कैरेटोसिस हुई है। सल्फ्यूरिक एसिड क्या करेगा? कैरेटोलिटिक ऊपर से कैरेटिन को उतारेगा। अब आगे क्या क्वेश्चन बड़ा अच्छा किया कि अगर हम ऐड करें दोनों को, स्टीरॉइड को उसको, तो क्या हुआ? एक तो ऊपर से जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसने कैरेटिन लेयर को उतारा, ऊपर से उसने ऊपर से उतारा, साथ ही स्टीरॉइड जब उसने क्या किया? उसने एंटी इंफ्लेमेटरी प्रोसेस स्टार्ट कर दिया, इन्फ्लेमेशन कम कर दी, तो सोराइसिस बहुत अच्छा रिजल्ट आ गया। सोराइसिस का डबल एक ही दो चीजें डली हैं, सल्फ्यूरिक एसिड एंड उसमें स्टीरॉइड। सल्फ्यूरिक एसिड ने ऊपर डंडा फेरा और जो स्टीरॉइड था उसने नीचे एंटी इंफ्लेमेटरी एक्टिविटी स्टार्ट, तो उससे बहुत अच्छा रिजल्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। Right. Dr. Kazmi, last question here. Dr. Wazir Ali ka, it's up to you if you would want to take it, although it's been discussed before. He's asking the cause of psoriasis in children. अच्छा, देखिए मैंने आपको बताया था सोराइसिस जो है ये किसी एज ग्रुप में भी आ सकता है। देयर इज नो लिमिटेशन ऑफ द एज ग्रुप।
कई ऑक्टोजेनेरियंस में भी आ सकता है, और आप कहें छोटे चिल्ड्रन में भी, छोटे बच्चों में भी आ सकता है। देयर इज नो लिमिट, मगर कम आता है, प्यूबर्टी एज से कम देखा जाता है सोराइसिस, ज्यादा नहीं आता। जेनेटिकली के अंदर आएगा, हमने बोला था शुरू में ही दो वाले होते हैं। अगर जेनेटिक्स में आ रहा है तो वो आपके बच्चे में भी आ सकता है बिफोर द एज ऑफ प्यूबर्टी, बिफोर द एज ऑफ प्यूबर्टी। किसी वो वाला जेनेटिक वाला कॉज इसके अंदर आ सकता है, हाइपर सेंसिटिविटी भी आ सकता है। मगर अगर बच्चों में भी आता है तो याद रखिए इनवर्स सोरायसिस, इनवर्स किसको कहते हैं कि फ्लैक्चर्स भी इन्वॉल्व होते हैं बच्चों के अंदर, नैपी एरिया इन्वॉल्व होता है बच्चों के अंदर फ्लैक्चर्स के अंदर। अदरवाइज तो ये एक्सटेंसिस की बीमारी है, मगर इनवर्स का मतलब उल्टी हो जाती है सोरायसिस, बच्चों के अंदर फ्लैक्चर्स इन्वॉल्वमेंट ज्यादा हो जाती है उसके अंदर। तो अगर अब मैं, क्योंकि इट वाज लास्ट क्वेश्चन, तो अब मैं इसको थोड़ा सा इन ए नटशेल और समराइज कर देता हूँ चीजों को, ताकि एक दफा मैं भी एक क्वेश्चन आपको पूछना चाहूंगा। ओके ओके पूछिए प्लीज प्लीज। बिल्कुल 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 डॉक्टर साहब। डॉक्टर चीमा फ्रॉम लाहौर। ओके जी 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 सर, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? हम तो हमसाए हैं हाँ जी, आपके। जी अलग। अच्छा, मेरा क्वेश्चन है कि ये एरिया अगर काफी ज्यादा हो और स्टीरॉयड यूज करते रहें तो कितने चांसेस हैं उसके एब्जॉर्प्शन के, स्टीरॉयड के और साइड इफेक्ट्स के, और कितना लंबा अरसा यूज किया जा सकता है? अच्छा जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, और मैं इनफैक्ट वाकई में वेट कर रहा था कि स्टीरॉयड पे एक क्वेश्चन नहीं आया। देखिए मैथों पे आ गया, सब आ गया, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट यही था। अब इसका मैं 1-2 मिनट प्लीज जरूर लूंगा, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, तो मैं चाहूंगा हम एंडिंग अपनी बड़े अच्छे नोट पे करें। अब मैं इसके आंसर में दो चीजें डालूंगा। पहली मैं डालूंगा एक ओरल स्टीरॉयड और एक टॉपिकल स्टीरॉयड। उन्होंने तो बात की टॉपिकल की, मगर मैं बात करूंगा हम इसमें ओरल स्टीरॉयड, टॉपिकल पे बाद में आता हूँ आपके डॉक्टर आंसर पे। तो ओरल, जब ओरल स्टीरॉयड देते हैं वो भी हम देते हैं इस केस के अंदर, जब हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा खराब है, मैं मैथो नहीं दे सकता, साइक्लो नहीं दे सकता, आई हैव टू गिव ओरल स्टीरॉयड फॉर ए शॉर्ट ड्यूरेशन। याद रखें शॉर्ट ड्यूरेशन देने हैं आपने, जितना भी देना है ओरल को। अब आगे आपने ओरल शॉर्ट ड्यूरेशन दिया, नाउ ये अगर आप ओरल नहीं दे रहे, क्वेश्चन आया था अभी आपकी तरफ से कि अगर हम लोकल एप्लीकेशन कर रहे हैं और पूरी बॉडी आपको सॉर्ट ऑफ एन सोरायसिस वल्गैरिस से एरिथ्रोडर्मिक की तरफ जा रही है, कितना आप लगा सकते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट याद रखें कि आप स्टीरॉयड कौन सा लगवा रहे हैं। अगर आप पोटेंट स्टीरॉयड लगवा रहे हैं, पूरी बॉडी पे लगवा रहे हैं, तो सोचिए कितनी एब्जॉर्प्शन हो रही है, पूरी बॉडी एब्जॉर्ब कर रही है। आप कभी प्योर स्टीरॉयड नहीं लगाएंगे, प्लीज कीप दैट थिंग इन माइंड, क्योंकि क्वेश्चन अच्छा है, उसका आंसर सुन लें। आप प्योर स्टीरॉयड नहीं लगवाएंगे, अगर लगवाएंगे तो एब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा है, उसके हैजर्ड्स, उसके साइड इफेक्ट्स अगर मैं बताना शुरू कर दूंगा तो आपका हमारा टाइम बहुत निकल जाएगा। आपको पता ही है स्टीरॉयड्स के सारे साइड इफेक्ट्स जो बॉडी के अंदर और बॉडी के ऊपर होते हैं। जनरली आपको पता है ऑस्टियोपोरोसिस है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, किडनीज के ऊपर इफेक्ट स्टीरॉयड का इफेक्ट जाता है, लिवर के ऊपर जाता है, सो मेनी थिंग्स आर बीइंग इन्वॉल्व अगर आप बहुत ज्यादा लगवाते हैं। इसलिए आपको स्टीरॉइड्स को बड़ा सोच समझ के लगाना है। अगर पूरी बॉडी पे, जिस तरह आपने क्वेश्चन किया कि जनरलाइज्ड है, पूरी बॉडी पे सोराइसिस है, आपको करना है सोराइसिस, आपको स्टीरॉइड लगवाना है, तो आपको उसको ब्लेंड करना है, आपको उसको डलवाना है व्हाइट सॉफ्ट पैराफिन में। अगर व्हाइट सॉफ्ट पैराफिन में नहीं है तो याद रखें आपने एक पेस्ट बनवाना है मार्केट से। किस चीज का पेस्ट होगा? व्हाइट सॉफ्ट पैराफिन, व्हाइट सॉफ्ट पैराफिन, डाइथ्रिनॉल, सैलिसिलिक एसिड, व्हाइट सॉफ्ट पैराफिन, डाइथ्रिनॉल, सैलिसिलिक एसिड। और ये चीजें हैं, या टार भी आप डाल सकते हैं उसके अंदर। ये वो चीजें हैं कि जो आपने स्टीरॉइड भी डाला उसके अंदर और साथ में ये चीजें ऐड कर दी, मेरी 3-4 चीजें ये ऐड कर दें। अब वो सारी चीजें मिलके स्टीरॉइड को इफेक्ट भी कम करेंगी, क्योंकि आपने बेस उसकी व्हाइट सॉफ्ट पैराफिन की बेजरीन की बेस बना दी, जिसने स्टीरॉइड की पोटेंसी को कम किया। क्योंकि अगर ज्यादा स्टीरॉइड जाएगा तो बच्चा है या बड़ा है या औरत है, तो उसके अंदर तो बाल आ जाएंगे चेहरे पे, उसके चेहरे पे छाइयां आ जाएंगी, खून की नालियां बढ़ जाएंगी, बफलो स्किन हो जाएगी, चेहरा फूल जाएगा, वही जो साइड इफेक्ट्स ऑफ द स्किन आते हैं। इसलिए आपको हमेशा ब्लेंड करके देना है, आप प्योर स्टीरॉइड पूरी बॉडी पे नहीं लगवा सकते। तो इसलिए अब इससे रिलेटेड सर अगर आप मजीद कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप जरूर मुझे बताइए, मैं क्लियर करूँ इस चीज। शॉर्ट कोर्स जो है ओरल स्टीरॉयड का कितनी देर के लिए देना चाहिए? शॉर्ट कोर्स में मैं बेस्ट आपको बता देता हूँ। बिल्कुल, मैं एक समझे हेल्दी ह्यूमन बीइंग आया है,
अबाउट 70 kg का आदमी आया और उसकी ऑलमोस्ट सोरेसिस वल्गैरिस बॉडी भरी हुई है, तो शॉर्ट कोर्स में मैं आपको रूल ऑफ थम्स एक बता देता हूँ. बेटनीसॉल इज वेरी गुड मेडिकेशन टू बी गिवन. बेटनीसॉल वो उसका शॉर्ट होता है और उसका टाइम पीरियड भी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए दी जाती है. आप उसको मैक्सिमम आपको 1 मंथ के लिए कैसे आप दे सकते हैं. आप उसको एक तो डोजेज जा सके. स्टीरॉइड शुड बी गिवन इन मॉर्निंग. इवनिंग में अवॉइड करने. मॉर्निंग में इसका लेवल कम होता है, इसलिए मॉर्निंग में दे तो ज्यादा बेटर होती है, जिसे आपको पता भी है. तो उसमें आप ये करें कि अगर आप स्टार्ट करें 2 tablets in morning for 10 days, 2 tablets in morning for 10 days, then 1 tablet in morning for the next 20 days, ताकि आपने उसको टेपर ऑफ किया. 2 tablets of Betisol 0.5 mg, ये for 10 days, and 1 tablet for the next 20 days. Then see according to the condition of the patient with local application also. ये वो मैं आपको बताया जिसका कोई कतई कोई साइड इफेक्ट नहीं है. मगर अगर पेशेंट कह रहे हैं कि मैं हाइपरटेंसिव, क्योंकि हमने पहले बोला कोमॉर्बिड हो सकता है, मेटाबॉलिक हो सकता है. अगर 2 चीजें मरीज का हाइपरटेंसिव एंड डायबिटिक, प्लीज ये जरूर 2 क्वेश्चंस पूछने हैं. अगर वो कह रहे हैं फिर आप ओरल स्टीरॉइड्स नहीं दे सकते, लोकल आप दे सकते हैं, फिर ओरल नहीं दे सकते. ओरल आपने तब देने कि जब मरीज आपको कहते हैं कि आई एम फ्री ऑफ डायबिटीज, आई एम नथिंग, ताकि कल को ये ना हो हम उसकी वो ठीक करते करते डायबिटीज और हम हाइपरटेंशन उसकी बढ़ा दें और खुदा ना खास्ता एक और तरफ मरीज का मसला बन जाए. जी जी चीमा साहब, एनी अदर? Thank you very much. वेलकम जी. Excellent discussion. Thank you very much, Dr. Chima, for asking this question. Dr. Kazmi, if you have a few more minutes, तो हम एक दो सवाल और पूछ लें जो हमें आ रहे हैं हम यहाँ पे. Sure. अगर Okay, कोई so अच्छे questions. बिल्कुल. Dr. Rajinder is asking कि calcipotriol and betamethasone dipropionate, is this combination effective and useful? मुझे नहीं समझ आया, दोबारा काइंडली प्लीज. Calcipotriol and betamethasone dipropionate. अच्छा, बिल्कुल जी. ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है. इट्स अ वेरी गुड विद विटामिन डी. कैल्सिपोट्रायोल जो है इट्स अ विटामिन डी, उसके साथ बीटामिथासोन का कॉम्बिनेशन. इट्स अ वेरी गुड वन. वी कैन एनीबॉडी कैन स्टार्ट विद दिस कॉम्बिनेशन एंड व्हेन वंस इट इज बीन, अगर जब ये ठीक हो जाता है, पेशेंट इंप्रूव हो जाता है, तो देन यू हैव टू अवॉइड द बी फ्रॉम देयर. बीटामिथासोन अवॉइड करके ओनली ऑन कैल्सिपोट्रायोल पे आप आ जाए, वो ज्यादा बेटर है मेंटेनेंस के लिए, सो दैट हम स्टीरॉइड आउट कर दें, हमें नॉट नीडेड फॉर दैट. और खाली जो मेंटेनेंस के लिए दैट वुड बी ओनली कैल्सिपोट्रायोल, उसमें जो दिया जाएगा. नेक्स्ट प्लीज. Lovely. Dr. Shaukat Ali is asking, and I think you've discussed and touched upon this, Dr. Kazmi, the role of corticosteroids orally in psoriasis, but do you recommend oral steroids in pregnancy as well? Yes. अब why oral steroids can be given in pregnancy? 2 चीजें. एक तो ये कि in pregnancy we cannot give methotrexate, absolutely contraindicated. We cannot give cyclosporins, contraindicated. We cannot give anything else. Pregnancy में oral steroids can be given a very short course, जैसा मैंने अभी बताया. But mind it, you have to first ask the patient कि आपको ब्लड प्रेशर या शुगर या कोई एनी इस तरह का मेटाबॉलिक प्रॉब्लम तो नहीं है. इफ देयर इज नथिंग, बिल्कुल दे सकते हैं. प्रेगनेंसी में नो हार्म टू बी गिवन एज ए शॉर्ट कोर्स ऑफ स्टीरॉइड विद लोकल एप्लीकेशन. बिल्कुल शॉर्ट कोर्स कैन बी गिवन एंड वेरी क्विकली टू बी टेपर्ड ऑफ एंड देन ओनली ऑन टू द लोकल एप्लीकेशन. Lovely. And is there a role of tar preparation in scalp psoriasis? जी बिल्कुल. टार का इन बोथ सेंस है. एक तो आप अगर लोकल भी उसमें एप्लीकेशन में विद सम यू ऐड अप विद सम स्टीरॉइड या एनीथिंग एल्स, आप टार ऐड करके लगवाते हैं तो इट इज अगेन केराटोलिटिक वही जिसने सैल्सिकेट का बताया था. केराटोलिटिक या टार प्रिपरेशन यूजुअली इसके अंदर आती है स्कैल्प के लिए इन शैम्पूज में, क्योंकि शैम्पू में जब आएगा तो सैल्सिक एसिड या टार वो क्या करेगा, जो स्कैल्प की सोराइसिस स्केल्स बने हुए उनको स्ट्रिप ऑफ करेगा. तो इसलिए शैम्पूज पे टार एंड सैल्सिक एसिड मोर बीइंग यूज्ड ओवर देयर, क्योंकि थोड़ा स्मेली होता है टार. इसे वैसे बॉडी पे लगवाना पीपल दे डोंट लाइक इट बिकॉज ऑफ द स्मेल ऑफ द टार. सो दैट्स व्हाई इन शैम्पू इट कैन बी डन बिकॉज इट मास्क इन द शैम्पू बाय डिफरेंट वो परफ्यूम्स डाल देते हैं या अच्छे ओडर्स डाल देते हैं जिससे उसकी स्मेल का पता नहीं चलता. सो इट कैन बी डन बट द शैम्पूज आर गुड कंसेप्ट फॉर द टार.
Lovely, Dr. Kazmi. Beautiful Q&A session. मुझे खुद भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा pointers मिले हैं learning के, and it was absolutely wonderful to have you as always. Thank you so much. आपने इतने patiently, इतने आसान अल्फाज में सारे doctors की जितनी maximum queries आ रही थी हमने सब address कर ली, and we still have 3 minutes remaining. So thank you very much, Dr. Kazmi.